बेटा, तेरी बहुत याद आ रही है, कब आ रहा है तू? पूरे 5 साल हो गए तुझे देखे, अब रहा नहीं जाता। सावित्री फोन पर अपने बेटे अखिल से बोली। अखिल बोला, मम्मी 15 दिनों बाद मेरी दिल्ली में एक मीटिंग है जिसके सिलसिले में मैं दिल्ली आने वाला हूँ, तब गांव भी आऊँगा। और यह बताओ घर में सब कैसे हैं, दादा दादी पापा? सावित्री बोली, सभी ठीक है बेटा, बस तू जल्दी से आ जा। फोन रखकर अखिल को अपना परिवार याद आ गया। वो भी सभी को बहुत याद करता था और खासकर अपने दादा दादी को। दादा दादी के प्रति उसका विशेष लगाव था। बचपन में उन्हीं के साथ ज्यादा रहा करता था। जब से पढ़ाई के सिलसिले में विदेश गया तब से वापस इंडिया जाने की संभावनाएं बहुत कम हो पाती थीं। उसकी पढ़ाई जैसे ही खत्म हुई विदेश में ही नौकरी भी लग गई, मगर इस बार उसे खुशी थी कि मीटिंग के बहाने ही सही अपने घर तो जाने को मिलेगा। अपने माता पिता और दादा दादी को देखने को उसकी आंखें तरस रही थी। उसे वो दिन याद आ गए जब बचपन में वो अपने दादा दादी के साथ ही सोया करता था। रोज रात को जब तक दादा दादी से कहानियां नहीं सुनता था तब तक उसे नींद नहीं आती थी। दादी रोज उसी की पसंद का खाना बनाती और उसके दादा उसे रोज शाम बाहर घुमाने ले जाते। सारी बातें याद करके अखिल का दिल बच्चे जैसा मचल उठा अपने परिवार से मिलने को। बहू, तुम्हारे पिताजी दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है। इन गांव के डॉक्टरों को दिखा दिखा कर थक गए हैं, मगर कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, बल्कि दिन ब दिन इनकी तबीयत ज़्यादा खराब होती जा रही है। एक बार किसी बड़े डॉक्टर को दिखा देते तो अच्छा होता। सावित्री की सास मीनाक्षी जी ने सावित्री से कहा। सावित्री मुंह बिचका कर बोली, माँ जी, पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं? यहाँ गांव के डॉक्टर को दिखाने को आपको पैसे देते हैं, वो क्या कम है जो अब आपको बड़े डॉक्टर को दिखाने शहर जाना है? आने दो आज आपके बेटे को, आपकी शिकायत न की तो मेरा नाम सावित्री नहीं। मीनाक्षी जी बोली, मुझे माफ कर दो बहू, तुम दिलीप से कुछ ना कहना। वैसे ही वो काम से थक हार कर आता है और ऐसे में तुम शिकायतों की पोटली खोल कर बैठ जाती हो। उसका दिमाग भी हिल जाता है और वो भी झल्ला उठता है। सावित्री बोली, क्यों नहीं कहती माँ जी कि आपको अपने बेटे से डर लगता है, तभी तो आप मुझसे आकर यह सब कह रही हैं। जाइए, अपने बेटे से क्यों नहीं बात करती? जब आपको पिताजी को बड़े डॉक्टर को दिखाना ही है तो। मीनाक्षी जी बोली, बहू, मेरे बेटे के कान तो तुम ही भरती हो, अब वो अच्छी बात हो या बुरी, सब कुछ घर में तुम्हारे कहने से ही होता है, इसलिए तुमसे कहने चली आई थी। अब मैं यह जान चुकी हूँ कि तुम कभी तुम्हारे पिताजी को बड़े डॉक्टर को नहीं दिखाने दोगी, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे पिता का पैसा तुम्हारे पिताजी की जान से ज्यादा प्यारा है। सावित्री बोली, माँ जी, पैसा तो भला हमारा ही खर्चा होता है ना, आपका क्या जाता है? मीनाक्षी देवी अपने बेटे दिलीप से कुछ कहने का साहस दिखाती सावित्री उनसे पहले ही दिलीप को सब अनाप शनाप पढ़ा चुकी होती है। दिलीप तो सिर्फ सावित्री की हाँ में हाँ मिलाता है, इसलिए उससे बात करने का कुछ फायदा नहीं होता। मीनाक्षी जी अपने पति सुदीप जी से बोली, सुनिए, हम शाम को यहीं पास में डॉक्टर नागर हैं, उसको दिखाने चलेंगे। सुदीप जी ने चुप्पी से हाँ में इशारा कर दिया, वो भी बेबस थे। अब इस उम्र में कहीं अकेले तो जा नहीं सकते थे। शाम को मीनाक्षी जी सुदीप जी को लेकर डॉक्टर के पास दिखाने गई। रास्ते में जोर से बारिश होने लगी। रिक्शे में बैठे सुदीप जी बोले, मीना, तुम्हें पहले बारिश बहुत पसंद थी ना, तुम जानबूझकर बाहर देखने चली जाती। मीनाक्षी जी बोली, हाँ जी, बहुत पसंद थी और अब भी बहुत पसंद है, मगर अब डर लगता है कि बारिश में भीगने की वजह से कहीं बीमार ना हो जाए। सुदीप जी बोले, हाँ मीना, अब मुझे ही देख लो, मैं तो ज्यादातर बीमार ही रहने लगा हूँ। सुदीप जी को गांव के डॉक्टर ने शहर के किसी बड़े डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी। ये सुनकर दोनों का चेहरा उतर गया और वे लोग वापस रिक्शा पकड़कर घर के लिए रवाना हुए। मीनाक्षी जी ने सुदीप जी का हाथ पकड़ लिया क्योंकि रास्ते में बहुत कीचड़ जमा हो गया था और उन्हें डर था कि कहीं सुदीप जी फिसल न जाए। तभी सावित्री अपनी कुछ सहेलियों को बाहर तक छोड़ने जब सावित्री ने दोनों को ही एक दूसरे के हाथ में हाथ थामे देखा तो दिलीप के सामने खूब बवाल किया और कहने लगी, अब इस उम्र में इन दोनों को मटर गश्ती करते शर्म नहीं आती क्या? दिलीप, तुम्हें पता है मेरी सहेलियों ने भी यह दृश्य देखा और सभी एक दूसरे के सामने देखकर हंस रही थी। एक ने तो यहाँ तक कह दिया कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। सावित्री, तुम्हारे सास ससुर को इस उम्र में शर्म नहीं आती क्या, जो रास्ते में भी एक दूसरे का हाथ थामे चल रहे हैं जैसे कोई नवविवाहिता जोड़ा हो। दिलीप, मैं तो तंग आ गई हूँ दोनों की हरकतों से, न जाने कब तक मेरी ही छाती पर मुंह दलेंगी यह दोनों। तुम इन दोनों को कहीं छोड़कर क्यों नहीं आते? कम से कम बला तो टलेगी हमेशा के लिए। दिलीप बोला, सावित्री, मैं भी तो तंग आ चुका हूँ इन दोनों से। मैं भी तो यही चाहता हूँ कि इन दोनों को कहीं छोड़ कर आऊं, मगर कहाँ, यह समझ में नहीं आ रहा है। सावित्री बोली, जी वैसे भी दोनों को बड़े डॉक्टर के पास जाना है। माँ जी मुझे अब तक 10 बार कह चुकी हैं।
यह बात आप तो जानते ही हो। इन दोनों को क्या है, पैसा तो हमारा जाएगा ना। मैं तो कहती हूँ इन दोनों को मुंबई बड़े डॉक्टर के यहाँ दिखाने ले जाने के बहाने वहीं शहर में छोड़ देना, और क्या, इन दोनों को और झेलना भी नहीं पड़ेगा। दिलीप को सावित्री की यह तरकीब पसंद आई और वो दूसरे दिन ही बोला, माँ पापा, मैं कल ही पापा को मुंबई में बड़े अस्पताल दिखाने ले चलूंगा। वैसे भी पापा का शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप लोग अपने कपड़े बैग में भर लीजिए, क्योंकि वहाँ हमें 4-5 दिन तो लग ही जाएंगे। सुदीप जी और मीनाक्षी जी सोचने लगे, आज बेटा इतना चाशनी भरे शब्दों में कैसे बात कर रहा है, आज अचानक बड़े डॉक्टर के वहाँ जाने को तैयार कैसे हो गया। खैर, मीनाक्षी जी ने अपना और सुदीप जी का बैग तैयार कर दिया और दूसरे ही दिन वो लोग दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दिल्ली पहुंचकर जैसे ही वे लोग स्टेशन के बाहर निकले, दिलीप उन्हें स्टेशन के बाहर बैठाकर बोला, आप लोग यहाँ बैठो, मैं अभी थोड़ी देर में वापस आता हूँ। दिलीप को गए जब काफी समय हो गया, सुदीप जी और मीनाक्षी जी परेशान हो गए। दोनों ने दिलीप के नंबर पर फोन किया, पर उसका फोन भी नहीं लग रहा था। दोनों थक हार कर बैठे रहे। बेचारे यहाँ तो किसी को जानते भी तो नहीं थे। रात को वहीं बेंच पर सो गए तो 3 दिन तक जेब में जो थोड़े बहुत पैसे थे उसी से काम चला आया। शायद अब दोनों यह बात जान चुके थे कि उनका बेटा उन्हें जानबूझकर यहाँ अकेले छोड़कर चला गया है। दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। दोनों को यूं रोता देखकर एक नवयुवक जो वहां से गुजर रहा था वो बोला, अंकल जी, आप लोग 3 दिन से मुझे लगातार यहीं बैठे दिखाई दे रहे हो। मैं रोज यहाँ से अपने ऑफिस के लिए जाता हूँ। आप लोग यहाँ के नहीं लगते, शायद किसी गांव से आए हो। मेरा नाम रजत है, क्या मैं आप लोगों की कुछ मदद कर सकता हूँ? दोनों वृद्ध दंपत्ति ने अपनी पूरी कहानी बता दी। रजत को उन पर तरस आ गया और वो उन दोनों को अपने घर ले आया। सुदीप जी और मीनाक्षी जी वापस बेटे के पास नहीं जाना चाहते थे, इसलिए मीनाक्षी जी हाथ जोड़कर बोली, बेटा, हम तुम्हारे घर ऐसे ही मुफ्त में नहीं रहेंगे। तुम हमें घर का काम करने दो ताकि हमें यह न लगे कि हम यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं। रजत अपने पिता के साथ उस घर में अकेले रहता था। उसके पिता बहुत ज्यादा बीमार थे, इसलिए उसने घर के सारे काम इस वृद्ध दंपत्ति को दे दिए। वहाँ विदेश से अखिल भी अपनी मीटिंग के लिए दिल्ली के लिए रवाना हो चुका था और जिससे उसकी मीटिंग होने वाली थी वो कोई और नहीं, रजत ही था। अखिल रजत के घर पहुंचा और दोनों ने एक साथ मीटिंग की। इतने में मीनाक्षी जी दोनों के लिए चाय नाश्ता लेकर आ गईं। अखिल अपनी दादी को वहां देखकर दंग रह गया और अपनी दादी के गले लग गया और दादा दादी ने उन्हें पूरी बात बताई। अखिल दादा दादी को यही रजत के घर छोड़कर अपने माता पिता से मिलने गांव पहुंचा, जहां वो अनजान बनते हुए बोला, दादा दादी कहाँ हैं? वो दोनों थोड़े दिन के लिए तुम्हारे बुआ जी के घर गए हैं। दिलीप और सावित्री ने झूठ बोला। अखिल बोला, बुआ जी तो मुंबई में रहती हैं, इसका मतलब इस बार दादा दादी से मिलना नहीं हो पाएगा मेरा। अखिल को आए 2-3 दिन हो चुके थे। एक दिन अखिल मम्मी पापा के पास आकर बोला, मम्मी पापा, मैंने आप लोगों की विदेश की टिकट बनवा ली है। इस बार मैं आप दोनों को वहाँ ले जाऊंगा। विदेश का नाम सुनकर सुदीप और सावित्री खुश हो गए। अखिल ने अपने दादा दादी की भी विदेश की टिकट बनवा ली थी। पहले वो अपने माँ पापा को विदेश लेकर पहुंचा और उन्हें वहाँ एक जगह पर बैठा कर मैं अभी आता हूँ कहकर अपने दादा दादी को लेने चला गया। पूरे दिन दिलीप और सावित्री अनजाने देश में बैठे रहे और जब काफी देर बाद भी अखिल नहीं आया तो उनकी आंखें भर आई। दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। काफी समय बाद अपने दादा दादी को लेकर अखिल वहाँ आया और बोला, मम्मी पापा, आप लोगों ने दादा दादी के साथ जो किया वही मैंने आप लोगों के साथ दोहराया, कैसा लगा आपको? दिलीप और सावित्री को अपनी गलती का एहसास हुआ और दोनों सुदीप जी और मीनाक्षी जी के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे। दोस्तों, माँ बाप तो ईश्वर का रूप होते हैं। जो बच्चे अपने माता पिता के साथ बुरा व्यवहार करते हैं वो शायद ये भूल जाते हैं कि कल के दिन उनके बच्चे भी उनके साथ वही व्यवहार दोहराएंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमें जरूर दीजिए।